अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इमरान याकूब खान साहब के साथ व्यू पॉइंट से मैं हूं ज़ैनब जतोई। नाजरीन, प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान इस्तांबुल में दूसरा सेशन है मुज़ाकरात का और मुज़ाकरात जारी हैं। इन मुज़ाकरात के थ्रू अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ जो वादे किए हैं आया वो पूरे होंगे और पाकिस्तान की जानिब से जो खदशात का इजहार किया गया था उन खदशात को क्या अफ़गानिस्तान दूर कर सकेगा, इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे बानी पीटीआई की रिहाई से मुतालिक मुख्तलिफ खबरें सामने आ रही हैं। अब ये कहा जा रहा है कि बानी पीटीआई शायद 2026 के बाद भी जेल में रहेंगे। पीटीआई की केपी में बनने वाली नई गवर्नमेंट उसके क्या सूरत हाल है उस पर बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे पंजाब हुकूमत ने ये दावा किया है और ये फैसला किया है कि पंजाब को क्राइम से पाक कर दिया जाएगा। ऐसे में बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। गैर कानूनी असलहा रखने वालों के खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन शुरू कर दिया है और ये कहा गया है कि अब माफिया के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। इस पर बात करेंगे। नाजरीन, सबसे पहले बात करेंगे अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान इस्तांबुल में आज दूसरा दौर मुज़ाकरात का है और पहला दौर दोहा में हुआ जिसमें कुछ मामलात पर इत्तफ़ाक़ किया गया था। अब पाकिस्तान पर होने वाले हमलों पर मॉनिटरिंग के हवाले से क्या मैकेनिज़्म तश्कील दिया गया है, इस पर बात करेंगे। जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा सीनियर दिफाई तजिया कर हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम मुस्तफ़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देखते हैं आज दूसरा सेशन था मुज़ाकरात का और अफ़गानिस्तान की जानिब से जो गारंटीज़ दी गई हैं, क्या समझते हैं वो उन गारंटीज़ पर अमल दरामद किया जा सकेगा अफ़गानिस्तान की जानिब से? देखिए एक तो टू बिगिन विद अमन पाकिस्तान की बेइंतहा ज़रूरत है और अमन अफगानिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हम सब दुआ भी करते हैं और समझते हैं कि माहिरों को इस तरीके से जो हमसाए हैं जिनके साथ हमारे ताल्लुकात बहुत हर तरह से हमारे ताल्लुकात हैं, बेहतर ताल्लुकात होने चाहिए। तो हैविंग सेड दैट, देखिए हम डसे हुए हैं इनसे और जो ट्रस्ट डेफिसिट है पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ वो इंतहाई बहुत ही ज़्यादा है। ये जो भी मैकेनिज्म वर्कआउट हुआ है, अल्लाह करे ये कामयाब हुआ, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा इसकी कामयाबी में पाकिस्तान की बहुत बड़ी ख्वाहिश भी है और चाहते भी हैं पाकिस्तान ये। लेकिन जिन लोगों से हमारा वास्ता पड़ा हुआ है और वो जिन लोगों के प्रॉक्सी बने हुए हैं उन पे एतबार करना मेरा ख्याल है तो मुश्किल होगा जब तक ऑन ग्राउंड हम देखते नहीं है, क्योंकि उनके पास देखिए अगर नीयत बद होना तो बहाने बहुत सारे निकल आते हैं उसमें से, क्योंकि 15-16 ग्रुप हैं जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म अमल है। कभी टीटीपी तो कभी कोई उनके लिए मतलब कोई एक बहाना भी उनके लिए काफ़ी होगा। कभी सॉरी जी हमें तो पता नहीं चला, ये हो गया, पता नहीं कौन कर गया, हमने कोशिश करेंगे। वो पहले भी तो करते रहे नहीं। तो ये मुआहिदा जैसा मुआहिदा जिसे पाकिस्तान ने इतना पॉलिटिकल कैपिटल लगा के वो मुआहिदा करवाया, इसका पहला पॉइंट ही ये था। जब उन्होंने उस पॉइंट पे अमल नहीं किया, उन्होंने उस पर काम नहीं किया उन्होंने, तो फिर ये अगर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इस मुआहिदे पे अमल कर देंगे तो फिर शायद मेरे ख्याल हमारी ये थोड़ी सी हमें इस पे होशियार रहने की जरूरत है। मुझे इनसे ज्यादा उम्मीद नहीं है। सर, जिस तरह दोस्तों ने बहुत बड़ा काम, जनरल साहब जिस तरह से आप फरमा रहे हैं कि आपको उनसे ज्यादा उम्मीद नहीं है, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने भी इससे मिलती जुलती बात की। उन्होंने कहा है कि ये जो मामला है अगर मुआहदे से भी हल ना हुआ तो फिर बात आगे बढ़ेगी। आप क्या समझते हैं कि इस पे अब जंग ही होगी या उनको फिर किस तरह से मजीद सबक सिखाया जा सकता है? देखिए याकूब साहब, मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान ने दोहा मुआहिदा करने में जल्दी कर दी। वो इसलिए कह रहा हूँ मैं कि उस वक्त पाकिस्तान वाज इन अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, उससे पाकिस्तान उनसे बहुत बड़ी चीज़ें मनवा सकता है। हम स्ट्रेट अवे नेगोशिएटिंग टेबल पे पहुँच गए, वहाँ पे हमारे मेज़बान थे, तुम्हारे दोस्त हैं, बहुत ज़्यादा ताल्लुकात हैं हमारे तुर्की के साथ भी और उनके साथ भी। तो वहाँ पर 13 घंटे मुज़ाकरात इस किस्म के इतनी जल्दी मुआहिदात होने चाहिए नहीं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो पाकिस्तान को पता है पाकिस्तान ने पहले उनसे मनवानी चाहिए थी, उसके बाद हम काम करते। बहरहाल मुआहिदा हमने कर लिया। अब बात यह है कि जो लोग वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, अभी आपने खबर बड़ा वाज़ेह हो गया हुआ है कि पहले से मनसूबाबंदी चल रही थी उनकी, काफ़ी एडवांस्ड है ये भारत अभी वहाँ पर कुनर रिवर जो है, जो पाकिस्तान से चित्राल से होकर 450-500 किलोमीटर का फासला तय कर वापस पाकिस्तान आ जाता है, उसमें डैम लगा रहे हैं वो लोग। और ये वो मोदी की वही जो जिस के से उन्होंने इंडस बेसिन ट्रीटी के ऊपर जो पेट्रो वाटर शुरू की हुई है, उसका एक शख्सान आपको यहाँ भी नजर आ रहा है उसमें।
जना साहब यही सवाल अब सर इस पे सर यही सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि देखें एक तरफ इंडिया ने ये अपने मुल्क में ये किया, अब वो पाकिस्तान को दूसरी तरफ से अफगानिस्तान से भी वही दाव खिला के दोबारा परेशान करने की कोशिश कर रहा है। तीसरा सर आपको याद होगा कि फिर चीन ने भी कहा था कि हम भी वहाँ डैम बना लेते हैं और चीन का पानी भी, चीन ने कहा कि इंडिया का पानी भी हम रोकेंगे। तो ये जो सारा मामला है, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान दरिया कुन्नर पर ये डैम बनने देगा या फिर हमारे शाहीन वहां जाके मिसाइल फेंक के बनने से पहले ही उसको तबाह कर देंगे? क्योंकि इस पे केपी पंजाब बहुत मुतासिर हो सकते हैं इससे। जी जी, बहुत ज्यादा ये वापस दरिया काबुल में आता है। दरिया काबुल का पानी बहुत ज्यादा जो है वो दरिया कुन्नर से आता है। इससे पाकिस्तान को तो बहुत सीरियस इफेक्ट होगा इसका। जिसे पाकिस्तान तो ये इस डैम के ऊपर बातचीत करने के लिए, मैं इसे कह रहा था ना कि बहुत सारी शरायत ऐसी थी जो पाकिस्तान को पहले मनवा लेनी चाहिए, फिर आगे चलते हम। आप बिल्कुल, जहां तक भारत का ताल्लुक है, भारत वहां पे पंजे गाड़ चुका हुआ है और ये पहली दफा नहीं है। पाकिस्तान बनने के बाद से भारत ने अफगानिस्तान को इस्तेमाल किया है, अफगानिस्तान इस्तेमाल होता रहा है। बहरहाल अब चूंकि सिचुएशन को हैंडल कैसे करना चाहिए, एक तो हमने मुआहदा कर लिया, अल्लाह करे कामयाब हो जाए। अगर इसकी कामयाबी नहीं होती पाकिस्तान को, फिर दोबारा अब इस दफा पाकिस्तान को पहले से ज्यादा ताकत इस्तेमाल करनी पड़ेगी, कम बैक ऑन द पोजीशन जैसे दुआ मादा हुआ था। दूसरा, अगर आपको याद हो याकूब साहब, आप तो इसी तरह समझते हैं सारी चीजों को, ये जब अमेरिकन यहाँ से निकले हैं अफगानिस्तान से, उनके बूट्स निकले हैं, अमेरिका वो तो नहीं निकला वहां से, उस वक्त एक बड़ी अच्छी मूव चली थी रीजनल अप्रोच टू द अफगानिस्तान इशू, जिसमें जो अफगानिस्तान के इर्द गिर्द के मुल्क हैं, चीन और रूस भी साथ मिलकर, ईरान है, पाकिस्तान है, ताजिकिस्तान वगैरह हैं, ये सब मिलकर, अगर ये सब मिलकर एक मुत्तफ़िका एक लाहेमल के तहत वो तालिबान को मजबूर किया जा सकता है। क्योंकि तालिबान की जब तक आपके पास ऐसी कोई रग नहीं होगी जिससे उनको बेशदीद तकलीफ पहुंचेगी, तालिबान बाज नहीं आएंगे। दूसरा, मैंने बारहा कहा है, ये हो सकता है लोग मेरी बात को गलत पर आए मिले, लेकिन इस सारे मसले की जड़ वाशिंगटन में है और उसका एक जो सिरा है वो आपको नई दिल्ली में मिलता है। अब वाशिंगटन का तो कुछ बिगाड़ने के काबिल हम नहीं है, ना ही हमें कोशिश करनी चाहिए, लेकिन जब तक नई दिल्ली का जो इसमें लुश के अंदर ना पंजाबी जो लुश डाल रहा है, जब तक वो नहीं निकलेगा पाकिस्तान के लिए मसाइल रहेंगे। सर आपने इंडिया के लुच तलने की बात की, दिल्ली की बात की, तो अब सर इंडिया जो मगरबी सरहद पे इस वक्त फौजी मशकों की तैयारी कर रहा है और खुद उनके वजीर दफा भी वहाँ पे मौजूद हैं और इतना वो पैसा भी उस पर खर्च कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है ये किस चीज़ को जाहिर करती हैं? क्योंकि आप खुद भी माशाल्लाह से फौजी हैं और इन मामलात को समझते हैं, तो सर ज़रा इस पर हमें समझाइएगा। मैं बहुत दफा मैंने इस सच्चाई का इजहार किया है कि, और अब आप जिन हालात का जिक्र कर रहे हैं, आप देखिए अगर खुदा ना खास्त अल्लाह ना करे ऐसी बात हो, मगरबी सरहद पे मसाइल शुरू हो जाएं जैसे पहले शुरू हुए थे, तालिबान और उनके जो हवारी हैं वो शुरू हो जाएं, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की जो अफरीत है ये दोबारा जिससे हो तो रहे हैं इक्का दुक्का वाक़यात, ये फिर थोड़ा सा भड़क जाएं और मशरक़ी सरहदें भी आपके वहां से भी काम शुरू हो जाए, तो तीनों अगर ये जो एफर्ट्स हैं ये इनको यकजा हो जाएं, इन सिंक हो जाएं, तो फिर पाकिस्तान के लिए आप देखिए मसाइल क्या होंगे इसके। इसलिए पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान पर जो पावर का इस्तेमाल किया था बड़ा सही था कि इनको पहले निकाला जाए इस इक्वेशन से। अगर ये निकल जाते हैं तो पाकिस्तान के मसाइल कम हो जाएंगे, लेकिन ताकत के साथ पाकिस्तान कोई डिप्लोमेसी है उसमें मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को ये रीजनल कंट्रीज हैं इनको साथ मिलाना चाहिए, इनके साथ मिलकर बात करनी चाहिए। दिफाई पोजीशन। लेकिन सर यहाँ पे एक सर सवाल बड़ा हमें कुछ लोगों का खासतौर पे जो तजियाकार हैं उनका ये कहना है कि पाकिस्तान अब एक बफर जोन चाहता है कि अफगानिस्तान में 3 किलोमीटर ये जो सरहद है खासतौर पे वो 9 मकामात जहाँ से हमले भी किए गए और जहाँ से जवाब भी दिया गया, तो इस हिस्से में एक 3 किलोमीटर का एक बफर जोन बन जाए ताकि अगर कोई वहाँ से दरअंदाज आने की कोशिश करे तो उससे वहीं पे निपटा जा सके। क्या आप ऐसी किसी तजवीज़ को नाफजुल अमल होता देखते हैं? देखिए कागजी हद तक तो ठीक है, लेकिन जब इसको अब 2700 किलोमीटर को 3 से ज़रब देना कितना एरिया बन जाएगा, इसको पेट्रोल कौन करेगा, कंट्रोल कौन करेगा इसके ऊपर? वो तालिबान ने अगर नहीं रोकना तो फिर तो ये बफर जोन में पाकिस्तान लड़ता रहेगा उसमें।
तो ये मेरे ख्याल ऐसे कोई बात ज्यादा मसाइल थोड़े से ज्यादा पेचीदा हैं, उसको मेरे ख्याल उस तरीके से हमें डील करना चाहिए। हम कोशिश तो पाकिस्तान कोशिश तो कर रहा है, अपनी सिफारती पोजीशन को भी मजबूत कर रहा है और दिफाई पोजीशन को भी मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। फील्ड मार्शल ने इजिप्ट का दौरा किया है, फिर एयर चीफ ने रोमानिया का दौरा किया, तो इस तरह से कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान अपनी दिफाई पोजीशन को मजबूत करे। तो इसको किस तरह से देखते हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जो दौरा है मिस्र का? मिलिट्री डिप्लोमेसी इज नाउ पार्ट ऑफ योर ओवरऑल फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी का सारी दुनिया में ही है, और ये बहुत अच्छा कर रहे हैं फील्ड मार्शल साहब। लेकिन इनसे भी साथ मिलके मेरा समझता हूँ, ये मैंने 6 मुल्कों का जिक्र किया है ना, जो अफगानिस्तान के इर्द गिर्द जो है, ईरान के साथ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, चीन के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, रूस के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, बाकी 1-2 मुल्क हैं ताजिकिस्तान वगैरह, इनसे बातचीत करके अगर हम इन सबको एक टेबल पे लाके तालिबान की हम चाबी यहाँ से मिल सकती है, इनको चाबी यहाँ से मोड़ें तो हमारे पाकिस्तान के मसाइल की हल की तरफ हम निकल सकते हैं इससे। अच्छा सर, तालिबान को तो वहाँ से चाबी मिल जाएगी, लेकिन जो एक पाकिस्तान के दुश्मनों को या फितरतुल हिंदुस्तान या फितरतुल ख्वारिज को चाबी और फंडिंग मिल रही है इंडिया से, दूसरी तरफ राजनाथ सिंह जो है वो बॉर्डर के दौरे कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इंडिया को किस तरह से चाबी मिले कि वो भी बाज आए? क्योंकि आप ये देखें कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो कहा है कि उन्होंने इस मोदी को रोका है, लेकिन मोदी जो है वो तो ये जाहिर कर रहे हैं कि ट्रंप ने कहा ही नहीं और ट्रंप को झूठा साबित करने में लगे हैं। देखिए, जो खतरा है ना भारत को, वो खतरा भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा ये है कि अगर वो इस सारे जो उनको सुबकी हुई है उसको बर्दाश्त कर जाते हैं, तो भारत अंदरूनी तौर पे जो उसके जो फिशर्स हैं, जो उसके फ्रैक्चर्स हैं, जो भी आप कह लीजिए, वो बहुत खुल के सामने आ जाएंगे। फिर भारत के टुकड़े टुकड़े होने में टाइम ज्यादा नहीं लगेगा इससे। तो भारत ने अपने आप को उस ताकत के इस खौल के अंदर रखेगा तो ही मजबूत रहेगा ये। इसलिए भारत से तो हमें कभी तवक्को करनी चाहिए भी नहीं। और दूसरा ये है, देखिए, जंग के अलावा बहुत सारे तरीके हैं, मोर देन वन वे टू, और पाकिस्तान इस गेम में माहिर था और है अब भी। तो पाकिस्तान को अपने हाथ पांव खोल देने चाहिए। मेरा ख्याल है जब भारत को बाकायदा तकलीफ होगी तो ही बात बनेगी। है क्यों नहीं हम क्यों नहीं बात करते कि भाई जो सदर्न इंडिया है वो भारत से सेपरेट होने को तैयार है, हम क्यों बात कर से घबराते हैं? खालिस्तान सर देख लें, खालिस्तान मूवमेंट जो है उसमें भी बड़ी तेजी आई हुई है, पहले की निस्बत दोबारा वो फिर एक्टिव हुए हैं। इसी तरह से मुख्तलिफ वहाँ पे जो लोग हैं वहाँ तो ये सारी चीज़ें, और ख़ास तौर पे अगर हम कश्मीर की बात करें तो सर हम तो इवन जो लोग यहाँ से कश्मीर जहाद कश्मीर में हिस्सा लेने भी जाते थे, हमने तो सबको पाबंदियाँ लगा के मार के बिठा दिया, लेकिन इंडिया इन हरकतों से बाज ही नहीं आ रहा। इवन ट्रंप ने भी कई जी मैं तो ये अर्ज कर रहा हूँ ना जी कि पाकिस्तान को अपने हाथ मुंह खोलने पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक, ऐसे सीधी उंगलियों से घी निकलने वाला नहीं है ये। और मैं तो ये समझता हूँ कि जो सदर्न इंडिया है वो बाकायदा एक मंसूबे के तहत उसको मतलब वो तो तैयार है। वहां पे अगर आप देखें तो उनके जो आपस में डिवीजन है, जो उनके आपस में तफरकात है, वो बहुत ज्यादा है उनके। सर, पाकिस्तान इस पर बड़ा माइंडफुल होकर फैसले कर रहा है। अगर देखें सदर ट्रंप ने भी काफ़ी दफ़ा इस पर बात की, इवन भारत को रोका भी है। मोदी साहब के ताल्लुकात अब सदर ट्रंप के साथ भी ख़राब हो रहे हैं, तो इस किस्म की खबरें तो आती रहती है। अब अमरीकी जरीदे ने भी ये कहा है कि पाकिस्तान खित्ते का फातह करार दिया है, तो इसको किस तरह से देखते हैं? ये पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी सिफारती जीत है? देखिए, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने जो फौजी मैदान में जो पाकिस्तान की इज्जत रखी है अल्लाह ताला ने, उसका आप ये देख रहे हैं ये। लेकिन ट्रंप साहब की बात पे, अमेरिका की बात पे, बरतानिया की बात है, फ्रांस की बात पे कोई मत जाइएगा। ये किसी वक्त भी आपको धोखा देंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान से मुखलिस कोई भी नहीं है इनमें से। उनके सब अपने इंटरेस्ट है। जब तक पाकिस्तान इंटरेस्ट को फुलफिल करेगा तो इंसाफ करते रहेंगे। वरना ट्रंप साहब के जो अमेरिका है उसके भारत के साथ आपको मुआहदे तो बढ़े ना, आपको आप हैरान होंगे देख के। ये ट्रंप साहब एक गेम खेलने ताकि भारत को भी एक खास हद से आगे बढ़ने ना दिया है ताकत के असूल में। ट्रंप साहब, सर हमने देखा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बड़ी तारीफ़ें करते रहे हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की उन्होंने काफ़ी दफ़ा तारीफ़ की है, तो उनकी जानिब से तो बड़ी पाकिस्तान की भी बड़ी पजीराई और पाकिस्तान को बड़ा अप्रिशिएट किया, पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत को। तो
इसके पीछे क्या वजह है कि क्या एजेंडा हो सकता है? देखिए, ट्रम्प साहब का जो अमेरिका है, एक तो हमें उससे निकल आए कि ये ट्रम्प साहब के फैसले होते हैं या बाइडेन के फैसले होते हैं। उनके फैसले अमेरिका के फैसले होते हैं, और जो अमेरिकन डीप स्टेट है, ये जिसको एस्टेब्लिशमेंट कह लें, उनके अपने मंसूबे के तहत काम चलता है। ये ट्रम्प साहब और बाइडेन साहब अगर आते हैं, कुछ कुछ करते, लेबर कुछ के चले जाते हैं उससे। उनकी जो पॉलिसीज हैं उसमें उसको मसला ये बन गया हुआ है कि पाकिस्तान के बगैर इस खित्ते में ना तो कोई मुल्क आ सकता है, ना ही कोई रह सकता है। अगर किसी ताकत ने इस खित्ते में आना है तो पाकिस्तान की मर्जी से आएगा, निकलना है तो पाकिस्तान की मर्जी से, पाकिस्तान से मिलकर निकलेगा। अब वो पाकिस्तान को अपने साथ मिलाकर इस खित्ते में अपने पांव इतने मजबूती से जमाना चाहते हैं ताकि चीन का, रूस का जो बढ़ता हुआ रसूख है, देखिए ना, अभी इंटरनेशनल पावर जो स्ट्रक्चर है वो इन फ्लक्स में है इस वक्त। किसी को नहीं पता चला कौन कितना ताकतवर है इस वक्त। अमेरिका का अपने एक मसाइल है, रूस के हैं, चीन के। तो अगर ये जिस तरीके से जो नजर आ रहा है, जो लोग समझते हैं, इनको हमसे बहुत बेहतर बता रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो पावर जो फ्लक्स है ये ईस्ट की तरफ शिफ्ट होता हुआ आपको नजर आ रहा है। और जब ये हो जाता है तो फिर ट्रम्प साहब के, अमेरिका साहब के तो ये मसाइल बन जाएंगे यहाँ से, फिर तो उनके लिए बहुत ज्यादा मसला बनेगा ना इससे। तो वो इससे प्रियम्प्ट करने के लिए उनको पता है पाकिस्तान बहुत जरूरी है उनके लिए। पाकिस्तान एक हद तक तो उनके साथ जाएगा, लेकिन ज्यादा पाकिस्तान भी नहीं जाएगा उनके साथ। जनरल साहब, आपकी सारी गुफ्तगू से अगर नतीजा अखज़ किया जाए तो ये बिल्कुल आपने बजा फरमाया कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इस खित्ते में ऐसी स्ट्रेटजिक पोजीशन दी है कि पाकिस्तान के बगैर कोई चीज़ हो नहीं सकती। लेकिन अमेरिका बहादुर की तमाम नज़रें तो इस वक्त हैं चीन पे। तो क्या आप नहीं समझते कि इंडिया को कोल्ड शोल्डर दे के असल में वो पाकिस्तान के ज़रिए चीन पे अपनी नज़र जो है उसको गहरी करना चाहता है? वो पाकिस्तान को चीन से दूर करना चाहता है। जी सर, बिल्कुल ठीक है जी। वो पाकिस्तान अच्छी तरह समझता है, हमारे जो फैसला साज कुव्वतें हैं वो बड़े अच्छी तरह समझती हैं। और हमें ये भी बड़ा वाज़ेह है कि जब कोई ऐसा वक्त आएगा तो अमेरिका ने तो कभी पाकिस्तान के खिलाफ ही काम किया ना। कि अब देख लें, हम तो जब से होश संभाला देख रहे हैं, चाहे वो 62 हो, उसके बाद जब भी देख लें 65 में तो यहाँ तक उन्होंने कहा जी हमारे हथियार इस्तेमाल ना करें, भारत को करना है जो करना है। तो अगर कोई आपके देखिए साथ मुखलसी या दोस्ती इस लेवल पे नहीं होती, इंटरेस्ट है, चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर ही इस खत्ते में अपने आप को मजबूत कर रहा है और पाकिस्तान को भी चीन की जरूरत है। तो ये दोनों मुल्क तो आपस में अलग नहीं हो सकते, इनकी ताकत, ठीक है। इसलिए उनकी कोशिश यही है किसी के से पाकिस्तान में चीन का रसूख कम कर दिया जाए ताकि अमेरिका को उस जगह मिल जाए यहाँ पर। बिल्कुल पाकिस्तान जी, पाकिस्तान में मेरा ख्याल है जो हमारी लीडरशिप बड़ी अच्छी तरह समझती है इसको। अब छोड़ दीजिए, जो फैसला साज कुव्वतें हैं ना उसको अच्छी तरह समझते हैं सारे इसको। और ठीक है, ट्रम्प साहब अमेरिका से हम पंगा तो लेना चाहते नहीं है, तो ताल्लुकात का नॉर्मल होना ठीक है, लेकिन हमें इस हद से ज्यादा ना अमेरिका हम पे ट्रस्ट करता है ना हम उस पे ट्रस्ट करते हैं। जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा सीनियर दिफाई तजियाकार हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे सुहेल आफरीदी काम करने से पहले ही फारिग हो जाएंगे, तलाल चौधरी की जानिब से कहा गया है, इस पर बात होगी, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, बानी पीटे की रिहाई से मुतालिक मुख्तलिफ खबरें सामने आ रही हैं। अब ये कहा जा रहा है कि शायद बानी पीटे 2026 के बाद भी जेल में रहेंगे। ऐसे में बानी पीटीआई बुशरा बीबी पर मुख्तलिफ केसेस भी हैं, इस पर बात करेंगे। शेर अफजल मरवत रुकन कौमी असम्बली हमारे साथ मौजूद है। शेर अफजल मरवत साहब, किस तरह से देख रहे हैं आप बानी पीटीआई की रिहाई? पीटीआई के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन अभी जो उन पर केसेस हैं वो भी ज़ेर समात हैं। क्या समझते हैं बानी पीटीआई कब तक रिहा हो जाएंगे? क्योंकि अभी तो ये कहा जा रहा है कि 2026 के बाद भी शायद वो जेल में रहेंगे। बहुत शुक्रिया। जब भी ये हुकूमती हलकों से रिहाई की बातें आती हैं तो ये उस वक़्त जब ये छुरे की धार तेज कर चुके होते हैं, तो लिहाजा अभी फैसला मुतवक्के हैं एक और सजा दिलाने का, तो वो होगा, मुझे वो होता नज़र आ रहा है। बाकी ये जो बात है कि जी इनको बनिगाला शिफ्ट करते हैं, न ये मेहरबान है खान पे और न मेहरबानी की कोई वजह नज़र आती है, और न ये खान को शिफ्ट करेंगे। इसके पीछे शायद महरिक ये था कि खान साहब से दरख्वास्त
वो अपने तय ये समझ रहे हैं कि गोया ये मामू बन जाएंगे और दरख्वास्त दे देंगे और फिर हम पाकिस्तानियों को बताते फिरेंगे कि देखें ना जी, अपनी आज़ादी के लिए दरख्वास्त दे दी उन्होंने हमें, और दरख्वास्त लेने के बाद भी उन्होंने करना नहीं था। तो लिहाजा ना मुझे 20 महीने कोई एहतजाज होता नजर आ रहा है। हाँ, अलबत्ता मुझे ये शायद गुमान हो रहा है कि खान की एक और कन्विक्शन जो है वो मुतवक्के है। शेर अफजल मोहम्मद साहब, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि ये तो शाहाना केस 2 में भी उनकी को सज़ा मुतवक्को है, ये फरमाइएगा कि क्या आप क्योंकि एक माहिर कानून भी हैं, पॉलिटिकल विजडम भी रखते हैं, तो क्या आप ये नहीं समझते कि इमरान खान साहब की रिहाई में हुकूमत तो रोरेट कर रही है, लेकिन एक वजह यह भी है कि इस वक्त पार्टी की कुमान जो है वो पॉलिटिकल विजडम वाले लोगों के पास नहीं है, बल्कि ऐसे लोगों के पास है जो सियासत को उस तरह से नहीं समझते? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, खान ने कभी पार्टी की कमान किसी को दी ही नहीं है। वो अपनी पार्टी की लीडरशिप अपने साथ ही अडियाला जेल ले गया, और जितने भी फैसले हैं वो खुद उन्होंने किए हैं। कोई एक भी फैसला कोई बता नहीं सकता है जो एट्रीब्यूट किया जा सके कि जनाब ये लीडरशिप का फैसला है, ये बैरिस्टर गौर साहब का फैसला है, या ये असद कैसर साहब का फैसला है, या ये किसी और लीडर का फैसला है, या इनका कलेक्टिव फैसला है। पार्टी में छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा फैसला ये खान साहब भी करते हैं। तो लिहाजा कोई जिम्मेदारी इस लीडरशिप पे तो न डाली जा कहा ये जा रहा है कि अवामी जी जी बोलिए। जी सर, आप क्या कहा जा रहा है? नहीं कुछ नहीं, आप अपनी बात मुकम्मल करें सर। और ये लीडरशिप जो है ये तो बिल्कुल लाचार, कमजोर, लागिर सी है। ये कभी भी अलबत्ता कुछ लोग जिम्मेदार हैं इन हालात के जिन्होंने खान साहब से गलत फैसले करवाए हैं। और अगर आप देखें ना, पार्टी के 2 सालों के तमाम फैसले देख लें, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा फैसला, आपको हर फैसले में पार्टी नाकाम दिखाई देगी। और इसकी वजह यह है कि ये सारे फैसले बदनीयती पर होते हैं, खान के कानों में गलत बात डाली जाती है, या ये रंजिशों की बुनियाद पे होती हैं, या चुगलखोरियों पे होती हैं। चाहे वो आप अगर देख लें, जब बैट्समैन को हमने ज्वाइन किया तो वो और मौलाना शेरानी साहब को हमने छोड़ा, जबकि मौलाना शेरानी साहब तो अभी पता चला इतने माशाल्लाह जवान है, 92 साल की उम्र में एक और शादी कर बैठे हैं। तो लिहाजा ऐसे ताकतवर आदमी को छोड़ के एक ऐसा आदमी के पास जाना जिसने टिकटों के दिन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, और कौन लेकर गया? मैं तो उस वक्त चीखता रहा हूँ, अपने ही लोग लेकर गए थे। उस फैसले से जो कमर टूटी है, और इसके बाद तवातर से ज़िमनी इलेक्शन हो, पार्लिमानी कमेटियों से इस्तीफा देना हो, 26वीं आईनी तरमीम हो, या ये जल से जुलूस एहतजाज हो, कोई एक भी फैसला जो है विजडम पर मबनी नहीं रहा है। कौन लोग थे जिन्होंने ये फैसले करवाए? बानी पीटे, उनके नाम भी बता दें। वो मेरे ख्याल में खुद भी इलाही तौर पे, खुदाई तौर पे अजाब का शिकार हो चुके हैं। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि आपने अकेले ही तन तनहा, जिस वक्त कोई भी नहीं निकल रहा था, इस पार्टी में जान डाली, लेकिन उसके बाद आपकी ही जान लेने की कोशिश की गई सियासी तौर पे, तो आप क्या समझते हैं कि इससे पार्टी को तो नुकसान हुआ, लेकिन खान साहब को इस बात की समझ क्यों नहीं आई? क्या खान साहब में भी पॉलिटिकल विजडम नहीं है? देखिए, जब दूसरी दफा मुझे पार्टी से निकाला गया तो मैं इन चीजों को गलतियां समझता रहा अपने तय, क्योंकि खान साहब ने जो मुझे जिस मोहब्बत से, एतमाद से नवाजा था, इसकी वजह से मेरा ज़हन कायद ही नहीं हो रहा था कि ये खान साहब के फैसले हो सकते हैं। और खान साहब मेरी मिसाली दिया करते थे, मेरी सताइश किया करते थे, बड़ा एतमाद था उनको मुझ। बल्कि अगर मैं आपको ये बता दूं, ये जो अभी सेनेट की इलेक्शन हो रहे हैं परसों, ये जो उम्मीदवार है पीटीआई का, इसका नाम मैंने दिया था। यानी इतने मतलब वो मेरे चीजों पे, बातों पे एतमाद करते थे। लेकिन जब दूसरी दफा निकालने के बाद खान के पास मैं जब गया तो पता चला इधर ही लाहौर के एक एमपीए हैं, उसने झूठ बोला था। उनको शिबली फराज साहब ने उम्मीद दिलाई थी कि पार्लिमानी लीडर बनाऊंगा तो आप जाके खान के कान भर दें। तो उन्होंने खान को कहा था कि जी मरबत ने लंदन में आपको और बीबी साहिबा को गालियां दी है, और खान साहब ने कहा अच्छा गालियां दी हैं फिर तो निकाल दो।
तो निकाल दिया दूसरी दफा। तो इसके बाद जब खान को इदराक हो गया तो उन्होंने मुझे बुलाया और मैं गया तो मैंने गिला किया। मैंने कहा क्यों इस तरह मेरे साथ हो रहा है? खान साहब ने कहा नहीं, आपके साथ ज्यादती हुई है, आइंदा नहीं होगी। लेकिन जब तीसरी दफा हुई है और इसकी बात जब ये सोशल मीडिया मेरे पीछे पड़ गया, तो इसके बाद जो है मैं अब रिसेंटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो 2 माह कबल क़यादत ने मुझसे रब्ता किया कि खान आपके साथ दोबारा जो है मिलना चाहते हैं, आपको बुला रहे हैं और आपको पार्टी में लेना चाहते हैं और कुछ अहम जिम्मेदारियां दे रहे हैं। तो उस वक्त मैंने फिर इनको साफ कहा, मैंने कहा मैं चौथी दफा निकलने के लिए नहीं जाना चाहता हूँ, और अगर ये निकालना ही होता तो शायद मैं खान की वजह से, लेकिन ये जो गालम गलोच सोशल मीडिया ने की है 1 साल 1.5 साल जो ट्रोलिंग की है, अच्छा शेर जो मेरे किरदार कुशी की है, आपकी बात से हम मुत्तफिक हैं। आपने दावा किया कि 25 नवंबर को बानी पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई डील हो गई थी, क्योंकि हम तो यही सुनते आए हैं कि बानी पीटीआई ने कहा है कि कोई डील नहीं करेगी। ये जो 25 नवंबर का आपने कहा है कि कोई डील हुई है, इस बारे में बताइएगा। ये तो मैं बता चुका हूँ, ये बल्कि इसकी अब तो पीटीआई के सर्कल से भी इसकी मतलब है शहादतें आ रही है। असल बात ये है कि ये बात मैं आज से कोई 7-8 माह कबल मीडिया पे बता चुका हूँ, और इसको किसी ने वेरीफाई करना है। इसके मेन किरदार थे बैरिस्टर गौर, बैरिस्टर सैफ अली अमीन खान पीटीआई की जानिब से, और फिर किसी एक मामले जगह पे मैं भी फिट हो गया, और मोहसिन नकवी साहब थे और राना सनाउल्लाह साहब थे। इनसे कोई क्यों नहीं पूछता है कि मरवत ये कह रहा है, या किसी कोई डिनाई कर दें। मोहसिन नकवी साहब ने अपने तैयारा दे दिया बैरिस्टर सैफ और बैरिस्टर गौर साहब को, और ये सारे मामलात पे पा गए थे। लेकिन एन 25 की शाम और 26 की जो रात बंधी थी, ये जो वाकया हुआ रेंजर्स की शहादत का, इससे मामलात बिगड़े और फिर शायद कुदरत को मंजूर नहीं था। तो यूं 26 की सुबह 9 बजे मिलना था दोबारा बैरिस्टर गौर साहब ने, और बैरिस्टर गौर साहब को उनके सेल तक रसाई दी गई थी जहां खान साहब पाबंद सलासल हैं। लेकिन सुबह 9 बजे फिर एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कहा गया कि जी अब ये जो हमारे लोग शहीद हुए हैं, इसके बाद हमारी दिलचस्पी नहीं है। वरना उस वक्त बड़े संजीदा और पुरखलूस तरीके से दोनों तरफें से जो है ये फैसला हो गया था कि संगजानी पे रुकेगा ये काफिले, और फिर जो खान के 2-3 और मुतालबे थे कि उन पे बात होगी, ये मैंडेट की रिकवरी। अच्छा सर, हुकूमत ऑन बोर्ड थी। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि आपने अभी जैसे खुद जिक्र किया कि शिबली फराज साहब ने आपके हवाले से किरदार अदा किया और झूठा वादा करके एक बंदे को खान साहब के पास भिजवा दिया, तो ये पीटीआई, ये तो आपके साथ जाती तौर पे किया, तो ये पीटीआई का ये हाल करने वाले जो हैं वो भी कुछ 2-3 नाम बता दें कि वो कौन कौन से किरदार हैं जिन्होंने पार्टी को इस नेज पे पहुंचा दिया। देखिए पीटीआई के वो किरदार आप देखें, और मैं चैलेंज करके कहता हूं मेरे इस बयान को कोई भी एंकर मेटिकुलसली एग्जामिन करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मनासिब और ओहदे हर उस शख्स को मिले जिन्होंने कुछ नहीं किया था, जो आज तक एक दिन भी जेल में नहीं गए हैं, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काज के लिए कोई नुकसान नहीं उठाया है। और शिबली फराज साहब भी यही एक ऐसा किरदार है, एक दिन जेल नहीं देखा है। जनाब अली डरेका के सेनेट के लीडर बन गए, पार्लिमानी अपोजिशन लीडर बन गए, और इससे पहले खान साहब ने अली जफर साहब को बनाया था। इन्होंने जाके कहा कि नहीं जी मैं तो ये आईनी पोजीशन है, और मैं फिर इस आईनी पोजीशन की वजह से शायद कोई हुकूमत की ज्यादतियों से बच जाऊं। मकाफात अमल है, अल्लाह ने दिखाना था, क्या बच गए कि आज मफरूर भी हैं, ओहदा भी गंवा बैठे, सेनेट पे इलेक्शन भी हो रहा है, और इसके अलावा जो है तो ये इसी तरह और भी लोग हैं, सबके अपने मफादात थे। मोहतरमा अली खानम इसमें पेश हैं, वो खुद पार्टी पे कब्जा करना चाहती थी, तो इनके साथ आ गए जनाब सलमान अकम राजा साहब, और बीबी साहिबा जब जेल चली गई तो इनको खुल्लम खुल्ला खेलने का मौका मिल गया। अच्छा अभी देखिए खान साहब, ये मैं चिंता था कि खान साहब ने कहा था कि इनको ब्लॉक कर दे, इनको मामलात में दखील होने न दे। अभी खान साहब ने खुद कहा है कि जी आप जेल के बाहर भी नहीं बोलेंगे। ये वही मेरी इस क्लेम की तस्दीक है जो मैं करता आया था
ये पार्टी के मामलात जो हैं, जिसका जितना बस चला उतना ही उसने खान से गलत फैसले करवाए। अच्छा सर, ये फरमाइएगा आप, तसलसल है जो सर आप मुरव्वत साहब ये फरमाइएगा कि आप हमेशा अलीमा खान साहबा के हवाले से, बुशरा बीबी के हवाले से हमेशा ये बात करते हैं, आप क्या समझते हैं कि बुशरा बीबी साहिबा और अलीमा खान साहिबा जो हैं, इनके जो ग्रुपिंग है, इससे पार्टी को कितना नुकसान पहुंचा और ये क्या किरदार अदा करती रही हैं इसमें? देखिए, मैं बहुत वक्त तक मैंने बहुत से मामलात पे आज तक मुंह बंद रखा हुआ है, और वो सिर्फ खान की वजह से। और मैं शायद जितना बोला हूँ, कुछ लोगों को वो भी ज्यादा नजर आता है, मैं अपने तय बहुत कम बोला हूँ। बुशरा बीबी जो है, देखिए पार्टी में कोई ऐसा नहीं है जो सिवाय उन चंद एमएनएस के और उन वर्कर्स के जो मेरे साथ 9 के बाद निकले थे, बाकी तो ज्यादातर लोग जो हैं वो मुझे पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि चापलूसियां नहीं आती है, खुशामद नहीं करता हूँ। इवन शेर अफजल मरवत साहब, पार्टी के बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप लेकिन सर मीडिया की तो आप हमेशा से डार्लिंग रहे हैं, तो मीडिया तो आपको पसंद करता है, तो आप मीडिया पे तो खुल के बात किया करें ना। देखिए, मीडिया फिर मेरे तमाम बयानात को एग्जामिन करे और मेरे कंडक्ट को एग्जामिन करे। मैं हूँ ही ऐसा मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, मैं किसी की ज्यादती, किसी की गलत बात न बर्दाश्त करता हूँ और न किसी से मुतासर होता हूँ कि कोई बड़ी ही बरगजीदा शख्सियत है तो मैं खामोश हो जाऊंगा। बरगजीदगी अपने पास रखें, कोई मेरे खिलाफ बोला है तो मैंने ठका के जवाब दिया है। अच्छा सर जल्दी से सिर्फ ये बता दें, बनाए। हाँ साहब, सिर्फ जल्दी से ये बता दें कि तलाल चौधरी साहब ने ये दावा किया है कि सुहेल अफरीदी काम करने से पहले ही फारिग हो जाएंगे, या उनकी कैबिनेट को कालादम करार दे दिया जाएगा। जी, कुछ काम करेगा तो जवाज बनेगा, बिल्कुल ठीक, काम करने से पहले फारिग नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शेर अफजल मरवत जी। फारिग करने के लिए इमरजेंसी के लिए भी कोई इकदाम वज़ीर आला के होने चाहिए ना, कोई एजिटेशन की कॉल होनी चाहिए, कुछ लोगों को निकालने के लिए काबिशें होनी चाहिए, कुछ जो है अंतुगेज के शेल होने चाहिए। ये नहीं होंगे। सुहेल अफरीदी को कोई ऐसा दूसरा कानून नहीं है पाकिस्तान के आईन में, मां सिवाय इमरजेंसी के, और इमरजेंसी भी शायद ये अपने तय फिट करेंगे। और मौजूदा हालात में तो अदलिया से तवक्को तो नहीं है कि कोई इंसाफ जो है कर सके, तो लिहाजा फिर देखते हैं कि रिहाई बानी की कब तक मुमकिन हो पाती है। शेर अफजल मरवत साहब हमारे साथ मौजूद, बता भी रहे थे कि बानी से बहुत से गलत फैसले करवाए गए हैं पार्टी की जानिब से। बहुत शुक्रिया आपका शेर अफजल मरवत साहब, आप हमारे साथ थे, हमें बता रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कहाँ कहाँ गलतियाँ की। नाजरीन, अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात करेंगे पंजाब से डाला कल्चर, नाजायज़ असलहा का खात्मा लाजमी, IG पंजाब की जानिब से कहा गया है, इस पर बात होगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाजरीन, पंजाब हुकूमत ने माफिया के गिर्द शिकंजा सख्त कर लिया है। अब गैर कानूनी असलहा रखने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इमरान साहब, अब पंजाब हुकूमत की जानिब से ये फैसला बड़ा अहम है अगर देखा जाए तो। अब ये भी कहा गया है कि जो लोग जिनके पास गैर कानूनी असलहा है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, और बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी दुश्मनियाँ हैं पाकिस्तान में वो दुबई रवाना हो जाए, इस किस्म की खबरें भी सामने आ रही हैं। सबसे पहले तो ये बताएं, जो क्रैकडाउन का फैसला किया पंजाब हुकूमत ने, किस तरह से देख रहे हैं आप इसको? देखें ज़ैनब, 2-3 चीज़ें बड़ी अहम है। पहली बात ये कि फैसले ये पहले भी कई दफ़ा हुए हैं। अच्छा। ये को पहली दफ़ा ये फैसला नहीं हुआ, और कई दफ़ा क्रैकडाउन भी हो चुके हैं नाजायज़ असले के ख़िलाफ़। पाकिस्तान पूरे में हो चुके हैं, पंजाब में भी हो चुके हैं। लेकिन देखना ये कि क्या इन क्रैकडाउन से वाकई ही मुआशरे को नाजायज़ असले से पाक साफ़ किया जा सका है? तो ये एक बड़ा सवालिया निशान है। मौजूदा हुकूमत की ये बड़ी अच्छी बात है। मरीम नवाज अगर ये चाहती हैं बतौर वज़ीर आला पंजाब कि पंजाब में ये नाजायज़ असला, डाला कल्चर और ये बदमाशी का कल्चर ख़त्म हो, तो मैं समझता हूँ कि इसके हमें भी बतौर साफ़ी इसमें जो हेल्प कर सकते हैं हमें करनी चाहिए। लेकिन एक बात यहाँ पे सबसे अहम जो मेरे नज़दीक है वो ये है कि हुकूमत भी सिर्फ दर्शनी तौर पर ये ऐलान ना करे, बल्कि
सही मायनों में इस तरह से ऑपरेशंस किए जाएं कि वाकई ही फिर कोई बंदा नाजायज़ असला रखने की जुर्रत ना करे। और दूसरी बात ये, मैं तो अगली बात ये कहूँगा कि ये भी होना चाहिए कि जो जायज़ लाइसेंसी असला है वो भी आप देखें कि लोगों ने ममनुआ बोर्ड जो हैं उनके वो लाइसेंस लेके और असला रखा हुआ है। क्या ये बॉर्डर पे रहते हैं? क्या इतनी इसकी ज़रूरत क्या है? अगर आपने असला से पाक करना है मुआशरे को तो फिर आपको नाजायज़ के साथ साथ जायज़ असले पे भी पाबंदी लगानी चाहिए। फिर ही आप जायज़ और नाजायज़ में जो है ना वो फैसला कर सकेंगे, तफरीक कर सकेंगे। क्योंकि जब पता होगा किसी को कि किसी के पास असला है ही नहीं तो फिर मैं समझता हूँ। लेकिन यहाँ पे ख़ास तौर पे मैं ये ज़रूर क्रेडिट देना चाहूँगा कि मौजूदा जो आईजी हैं डॉक्टर उस्मान अनवर, वो जिस तरह से काम कर रहे हैं तो उम्मीद तो ये की जा सकती है कि वो इस पे भी पूरी मेहनत करेंगे और इस दफ़ा शायद वाकई अल्लाह करे, हम दुआ गो हैं कि पंजाब जो है वो असला से पाक हो जाए। देखिए इमरान साहब, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि माफिया की गिरद शिकंजा सख्त कर रही पंजाब हुकूमत। ये जो कहा जा रहा है कि अगर किसी की दुश्मनियां हैं तो आपस में सुलह कर लें, नहीं तो दुबई चले जाएं, इसको किस तरह से देखते हैं कि बजाय इसके कि अपने ही सूबे में आप इस किस्म के हालात पैदा करें कि लोगों को दुबई भागना ना पड़े, या ये सिर्फ एक धमकी है कि सुलह कर लें वरना फिर दुबई जाना पड़ेगा? नहीं, देखें ये जो एडिशनल आईजी सीसीडी हैं उनकी तरफ से ये बात सामने आई है तो उन्होंने कहा इसका मतलब एक तरह से ये है कि वो ये चाहते हैं कि जो लोग अब दुश्मनियां ख़त्म नहीं करेंगे या दुश्मनी चलाएंगे उनके लिए पंजाब में कुछ जगह नहीं है। तो देखिए सीसीडी के तरीक़ाकार से आप 1001 इख्तलाफ कर सकते हैं। मेरी ज़ाती तौर पे चट्ठा साहब से कभी मुलाकात नहीं हुई, ना मैं उनको उस तरह से जानता हूँ, लेकिन एक बात है बहरहाल कि उन्होंने जो जराइम पेशा अफराद हैं उनमें एक टेरर ज़रूर बैठ गया सीसीडी का। अच्छा। सीसीडी ने जो कार्रवाइयाँ की हैं, जो जिस तरह से पुलिस मुकाबले हुए हैं, अगरचे उन पे बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है और बहुत सारे जो ये मामलात हैं कि एक ही स्टोरी है, एक ही FIR है, एक ही तरीका है। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि तमाम के बावजूद भी देखें कि अगर वो इस सरजमीन को जराइम से पाक कर रहे हैं तो हमें उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन साहब, ये जो अभी मुबैना तौर पर जो अभी खबरें सामने आ रही हैं कि सीसीडी की कारकर्दगी के हवाले से अभी आप बात भी कर रहे हैं, तो उस पर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं कि कानून तो मौजूद है ना, कानून जब इंसाफ के कटहरे में लोगों को खड़ा कर सकता है और सजा और जजा का हुक्म दे सकता है, तो फिर सीसीडी को या किसी भी पुलिस एहलकार को कानून अपने हाथ में लेने की क्या ज़रूरत है? ये बात बड़ी अच्छी आपने की है, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि क्या वाकई ही कानून मौजूद है? इमरान साहब, कानून मौजूद है हमारे पास, हम उसमें बेहतरी अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, हम उसको बेहतर तरीके से। मेरा सवाल ये है कि कानून मौजूद है तो कितने डाकुओं को यहाँ सजा होती है? कितने कातिल जो हैं फांसी पे चढ़े हैं? तो उसको बेहतर करें ना। नहीं, उसको देखिए मेरे ये तो इंसानी हुकूक की पामाली है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उसको जस्टिफाई कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे समझने के लिए, क्योंकि आप माशाल्लाह इंसानी हुकूक की अलमबरदार बन रही हैं, तो कम से कम ये भी तो बता दें कि इंसानी हुकूक की जो अलमबरदारी है वो सिर्फ इन बदमाशों, लुटेरों, कातिलों के लिए रह जाती है। जो एक आम आदमी जिसको बेचारे को गोली का निशाना बनाया जाता है उसके कोई इंसानी हकूक नहीं है। जो एक शरीफ आदमी जिसको उसके प्लाट पे, घर पे कब्जा करने के लिए वो मार देते हैं, उसके कोई इंसानी हकूक नहीं है। उसके बीवी बच्चों के, उसकी फैमिली के कोई इंसानी हकूक नहीं है। मामला सिर्फ ये है कि आपको ये भी देखना होगा कि अच्छे बुरे में कुछ तमीज़ करें। आप एक आम आदमी को, एक नेक सीरत और कानून पे अमल दरामद करने वाले शहरी को कभी भी किसी तौर भी किसी जराइम पेशा शख्स के साथ हम पल्ला नहीं कर सकती। उनको देखें, ये तो एक आइडियल सिचुएशन होती है कि अल्लाह करे कि हमारे यहाँ ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि कानून की बालादस्ती कायम हो, हमारी अदालतें जो हैं उनमें इंसाफ हो, और जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर है उसकी सिचुएशन ऐसी हो कि जुर्म करने वाले को फौरी सज़ा मिले। लेकिन अलमिया ये है जिसमें मैं समझता हूँ कि सोसाइटी भी बराबर की शरीक है। जब आप देखें, जजों ने फैसला करना होता है सबूतों की बिना पे, जब वहाँ जाके कोई बंदा गवाही नहीं देगा इनके डर से, तो फिर सिर्फ इसलिए कि जी अमीन गवाही दी तो कल को हमें भुगतना पड़ जाएगा, तो फिर अदालत कैसे सज़ा दे? अदालतों के अपने मसाइल हैं, कानून के अपने मसाइल हैं, कानून नाफिज करने वालों के अपने मसाइल हैं। तो फिर ऐसे में आप ये देखें कि ये फिर इसी तरह से चीज़ें होती हैं। अच्छा इमरान साहब, ठीक है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और मैं इसे अग्री करूंगी, आपका तजर्बा जाहिर है बहुत ज़्यादा है। इमरान साहब, एक
सवाल मेरा आपसे है, पंजाब में जिस तरह से डेवलपमेंट हो रही है, जिस तरह से अब माफिया को भी कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, अब इसका असर सिंध पर भी पड़ेगा? कराची सिंध के हालात भी कोई बेहतर होंगे? क्योंकि वहाँ पर तो जराइम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब भी पंजाब में कोई डेवलपमेंट होती है तो सिंध के लोग ज़रूर बोलते हैं और सिंध हुकूमत भी बड़े दावे करती है। सिंध जो है ना, सिंध से इस तरह से उसका असर नहीं हो सकता। सिंध में इसी तरह से असर हो सकता है कि सिंध में भी पुलिस जो है वो वहाँ पे प्रॉपर पुलिसिंग पे काम कर। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि पुलिसिंग उस तरह से की नहीं जाती। मैं फिर आपसे ये कहूँगा कि डॉक्टर उस्मान अनवर जो हैं, पाकिस्तान में शायद बहुत कम आईजी पुलिस ऐसे होंगे मुख्तलिफ सूबों में जिन्होंने फोर्स के लिए और पुलिसिंग के लिए इतना काम किया है जितना डॉक्टर उस्मान अनवर ने किया। यहाँ पे उनको ये क्रेडिट देना बनता है। उनके तरीक़ेकार से आप उनकी ज़ात से 1001 इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी फोर्स के लिए जो काम किया, उन्होंने पुलिसिंग के लिए जो काम किया, उन्होंने अपने इदारे में लोगों की प्रमोशन पे जो काम किया, उन्होंने थाना कल्चर को बदलने के लिए आप देखें कि थाने दफातर किस तरह के बना दी। ये सारी चीज़ें शायद माजी में उस तरह से कभी भी नहीं हुई थी। कम से कम पिछले 35-36 साल में तो मैंने नहीं इस तरह से होते देखा। हालांकि बड़े बड़े नाम आईजी आए, लेकिन अब नामवर आईजी का उसका क्या फ़ायदा जो अपनी फोर्स के लिए भी काम ना करे। बिल्कुल बिल्कुल कोशिश की जा रही है कि को क्राइम से पाक किया जा सके, और पंजाब हुकूमत इस वक्त सरगर्म है और माफिया के लिए अब ज़ीरो टॉलरेंस है। यकीनी तौर पे पंजाब एक रोल मॉडल सूबे के तौर पे सामने आ रहा है। यकीनी तौर पे बाकी सूबे भी इसका देखा देखी को इकदाम करेंगे। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम से दीजिए हमें इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।